It was a patchwork on Rutherford's atomic model. क्या, किसका पैचवर्क था, किस पर पैबंद था, मैक्सवेल से। Maxwell's electromagnetic. हाँ, और दो मुख्य बातें तो बताई नहीं जो उसके बाद हमने पढ़ाई आपको। It was not in agreement to de Broglie's dual nature of wave and Heisenberg's uncertainty principle। क्या ये उनके एग्रीमेंट में था? वो लोग क्या कह रहे थे कि इसका डेफिनेट शेप एंड साइज है, लेकिन ये क्या कहते हैं, पता नहीं लगाई जा सकती है, लेकिन ये तो बोल रहे थे कि मेरा डेफिनेट ऑर्बिट है, तो उसकी डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री है, इसलिए ये नहीं था। अब जरा देखो पेज नंबर 48 पे आओ। The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only motion of microscopic object and it is negligible for that of macroscopic object। बड़ी बड़ी चीज़ों में अनसर्टेनिटी नहीं चलती है। कोई अगर ये बोल दे कि बॉल की पोजीशन और ट्रेजेक्ट्री नहीं पता लगाई जा सकती और हम कैसे कैच ले लेते बॉल, ऐसा कोई बोल सकता है ना कि बॉल, जैसे एक फील्डर उसने कैच मिस कर दिया, बोला हमने तो हीजनबर्ग की थ्योरी के हिसाब से मिस किया कि उसकी दोनों चीज़ नहीं पता लगाई जा सकती है, तो हमें क्या पता बॉल कहाँ आ रही थी, तो इसीलिए नहीं कैच किया, तो क्या उसे सही माना जाएगा? या कार कहाँ जा रही है, वो ड्राइवर बोल दे ट्रैफिक पुलिस से कि हमें क्या मालूम कहाँ जा रही थी, कि सामने से कौन सी कार आ रही थी, इसीलिए टक्कर हो गई, तो माना जाएगा? तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे ये थ्योरी नेग्लिजिबल इफेक्ट डालती है, जबकि इलेक्ट्रॉन के केस में इसका ज़्यादा इफेक्ट है। सो द इफेक्ट ऑफ, बोल्ड लेटर में लिखा है, द इफेक्ट ऑफ हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is significant only on microscopic objects, जैसे कि एज इलेक्ट्रॉन एंड नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल भी कह सकते हो या इग्नोर्ड भी कर सकते हो, नेग्लिजिबल या इग्नोर किया जा सकता है इसको, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो कि फॉर कोई एक मिलीग्राम ही ले लो तब भी बड़ा ही है, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 मिलीग्राम, इतना बड़ा ले लीजिए, तो उसमें कितने की अनसर्टेनिटी मिलेगी? तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच बाई 4 पाई तो होता ही है, और इसका एम भी इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या होता है, इसकी कम से कम तो इतनी वैल्यू इतनी होती है, और डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी क्या होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी क्या हो गया, एच बाई 4 पाई एम हुआ कि नहीं? तो एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.626, और 4 इंटू 3.14, और मास कितना है, 1 मिलीग्राम है, तो 10⁻⁻6 kg हो गया, kg में ले लो। तो कितना हो गया,
6.626 अपॉन 12.56 इंटू 10⁻⁻28, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ तक की बात हो गई, तो इसे आप 0.5 ले लो अप्रॉक्सीमेटली और इंटू 10⁻⁻28। अब 1 मिलीग्राम ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो चल भी रहा है, किसी भी स्पीड में चल रहा है, सो 1 मिलीग्राम और चलो 10⁴ मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये तो बहुत अच्छा प्रिसीजन माना जाएगा, क्योंकि 1 मिलीग्राम कितना है, 10⁻⁻6 kg है। और अगर कोई उसमें इरर भी डालना चाहे तो इसमें डेल्टा एक्स कितना परमिसिबल है, यानी मास है 1 मिलीग्राम की चीज़ है, इसका साइज़ भी ले लो, मिलीमीटर साइज़ ले लो। क्या ले लो, 1 मिलीग्राम की चीज़ चलो मिलीमीटर में ले लो, केजी तो नहीं ले सकते ना, उसका साइज़ होगा कि नहीं कुछ, तो साइज़ में +-10⁻⁻8 ले लीजिए, 100 गुना छोटा, और इसकी स्पीड में +-10⁻² ले लो, 100 गुना और छोटा। आपका कितना होना चाहिए प्रोडक्ट, दिस इज डेल्टा एक्स और दिस इज डेल्टा वी, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी कितना आना चाहिए, 10⁻⁻8 इंटू 10⁻², तो 10⁻⁻6 आना चाहिए कि नहीं। उससे कितना ज़्यादा प्रिसीजन ये दे रहा है, कह रहा है आपको 6 डिजिट तक चाहिए, लो हम तो आपको डेसिमल के 28 डिजिट तक प्रिसीजन दे रहे हैं। बोलो कोई शिकायत है, कोई आपको अच्छा प्रिसीजन दे रहा है, वो तो कह रहा है हम तो आपको 28 डिजिट तक लेके प्रिसीजन देंगे, आप 6 की क्यों बात कर रहे हो। तो इसलिए कोई वहाँ दिक्कत होती ही नहीं है बड़ी ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस के लिए क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। बट फॉर इलेक्ट्रॉन जो डेल्टा एक्स डेल्टा वी है वो h/4πme हो जाएगा। उसी के ठीक नीचे लिखा है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट भी कर चुके हैं। सो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और अपॉन 4 इंटू 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 लिया गया है। तो अब ज़रा इसे करो, तो जब ये सब करेंगे तो ज़रा इसे कैलकुलेट करो, -3 0.0579। तो अगर मान लो 2 डिजिट भी कर लिए तो 5.7 इंटू 10⁻⁻5 हुआ, और इसे 10 मान लो अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 हुआ। ठीक है, इसकी यूनिट तो क्या है, यूनिट एक मीटर है और 1 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हुई, इसकी यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। इतना प्रिसीजन दे रहा है, इट इज़ वेरी लेस, ये प्रिसीजन ज़्यादा नहीं है, ये प्रिसीजन क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसका डायमेंशन क्या होगा, -18 होगा कि नहीं। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो फॉर इलेक्ट्रॉन जो x होगा वो 10⁻⁻18 होगा। सो x प्लस माइनस डेल्टा x क्या होना चाहिए, इससे 100 गुना छोटा होना चाहिए, यानी +-10⁻⁻20। इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जो कि 10⁻6 ले लो, तो +-10⁻4 होनी चाहिए, 100 गुनी कम। प्रिसीजन तो उसी को माना जाता है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कितनी इरर चल जाएगी, 10⁻⁻20 इंटू 10⁻4, तो 10⁻⁻16 चल जाएगी। लेकिन जो
इरर परमिसिबल है वो कितनी है 10⁻⁻⁴। अभी कैलकुलेट करके निकाला कि नहीं परमिसिबल इरर, बट परमिसिबल इरर कितनी निकाली है? तो जो इरर परमिसिबल है वो हमारी इरर से, टॉलरेबल इरर से कितनी ज़्यादा है? इरर इज 10⁻⁻⁴, अलाउड इरर कह सकते हो। सो परमिसिबल ना लिख के क्या लिख दो, इतनी इरर ही अलाउड है, या थ्योरेटिकल इरर भी कह सकते हो। थ्योरेटिकल इरर इज 10, विच इज, वो कितनी ज़्यादा है 10⁻12 टाइम्स मोर है। मल्टीप्लाई करके देख लो इसी में, 10⁻12 का करोगे तभी तो -4 आएगा। इतनी इरर चला पाओगी? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के केस में सो इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। सो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन दिस केस। हीजनबर्ग का नीचे फोटो भी दिया है, हमने यंग एज का दिखाया था, इसमें ओल्ड एज का फोटो दिया, देखो आपकी बुक में। सो हीजनबर्ग्स uncertainty principle, quite significant for इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या दिए हैं? 2.15 क्या कह रहा है? A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in the atom within a distance। तो within a distance ये इरर हो गई। तो डेल्टा एक्स कितना दिया जा रहा है 0.1 एंगस्ट्रॉम या 0.1 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम मीटर। और क्या कह रहा है? What is the uncertainty in measurement of velocity? Uncertainty in measurement of velocity डेल्टा वी कहा जाता है। सर ये मैं निकाल लूंगी, बस वैल्यू हो जाएगी। क्या सर ये मैं कर लूंगी। हो जाएगा? यस सर। चलो 2.16। तो एक गोल्फ बॉल है जो मास 40 ग्राम, तो मास कितना है 40 ग्राम, और इसकी स्पीड क्या है 45 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, कह रहा है कि जो स्पीड है उसमें 2% का ही चाहिए। तो इसका मतलब है 2% कितना हुआ, तो 2% ऑफ 45, यही इसकी इरर है। कह रहा है इरर जो है वो 2% का ही हेर फेर है बस इसकी वेलोसिटी में। तो वो कितना हो गया 2/100 इंटू 45, तो जो कि 90/100 हुआ, जो कि 0.9 हुआ। तो ये तो v में अंतर आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन बताओ। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी क्या होता है, क्या h/4πm होता है? और गोल्फ बॉल का मास क्या है, तो 4 इंटू 3.14, और मास कितना दिया है बताओ 40 ग्राम है, उसे केजी में बदलो तो कितना माना जाएगा, इतना माना जाएगा बता। अच्छा डेल्टा वी की वैल्यू कितनी रख दें 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और 4 इंटू 3.14 और इंटू 0.04, और डेल्टा वी की 0.9 आई है, देख लो ये वो रख दी। ठीक, इन सब की वैल्यू निकालो तो पता करो कि कितना आता है। (14.65) इंटू 10⁻⁻34,
तो 1.465 इंटू 10⁻³ इतने मीटर आ गई। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल, ये तो किसी एटम से और न्यूक्लियस से भी बहुत छोटी है। तो गोल्फ बॉल में अगर इतनी अनसर्टेनिटी हुई तो क्या अनसर्टेनिटी हुई, ये तो गोल्फ बॉल तो बहुत बड़ी होती है, इससे भी बड़ी, और उसमें इतनी अनसर्टेनिटी, न जाने किस डिजिट तक। तो कुछ बिल्कुल ऐसा होगा क्या, डेल्यूजन होगा कि गोल्फ बॉल नहीं दिख रही है किसी को, बोलो, क्योंकि डेसिमल के इतने प्लेस तक की सर्टेनिटी दे रहा है वो। तो बल्कि आप वर्नियर से मीजर करोगी वहाँ भी थर्ड डिजिट की अनसर्टेनिटी, यहाँ तो कितनी ज़्यादा सर्टेनिटी है, इससे बढ़िया तो आपको मिल ही नहीं सकता। सर्टेनिटी मिल सकती है क्या? सो इसलिए जो गोल्फ बॉल है इन सब में अनसर्टेनिटी मीजरलेस, ये क्या कहते हैं, मीनिंगलेस है। रीजंस फॉर फेल्योर ऑफ बोर मॉडल, जरा आगे पढ़ो। तो ये कह रहे हैं कि बोर मॉडल नॉट ओनली, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है इसलिए ये सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, कि बोर मॉडल, ये देखो, रीजन फॉर फेल्योर। सो बोर मॉडल of hydrogen atom not only ignores the dual nature of matter, इटैलिक्स में लिखा है, ये सिर्फ इग्नोर ही नहीं करता, नज़रअंदाज ही नहीं करता डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। वहाँ पर वो कह रहा था वेवी नेचर होगा डी ब्रॉगली, तो उसी को नज़रअंदाज नहीं करता, बट ऑल्सो कंट्राडिक्ट्स हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि हमारी तो डेफिनिट ऑर्बिट है, और हीजनबर्ग कहते हैं कि आप तो ऑर्बिट निकाल ही नहीं सकते, उसका पाथ ही नहीं निकाल सकते। तो क्या कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है हीजनबर्ग के प्रिंसिपल को, बोलो? और साथ ही साथ ये इग्नोर भी कर रहा है, किसको इग्नोर कर रहा है? दैट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो इस वजह से दैट्स वाई इट इज़ मीनिंगलेस टू एक्सटेंड दिस थ्योरी एनी मोर, इसलिए इस थ्योरी को अब और आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा। लेट अस स्विच ओवर टू सम बेटर ऑप्शन, तो हमें कुछ अच्छे ऑप्शन की ओर अब विचार कर लेना चाहिए। नाउ तो अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो हीजनबर्ग ने भी अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया और श्रोडिंगर ने भी प्रस्तुत किया, लेकिन हीजनबर्ग का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए दोनों का एक जैसा ही मॉडल है, दोनों ही अच्छे वर्जन के हैं, लेकिन फिर भी श्रोडिंगर का सरल है। तो इस वजह से छोटी बुक्स में या छोटी क्लास में श्रोडिंगर का मॉडल ही पढ़ाया जाता है। तो अब हम श्रोडिंगर का मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल ऑफ एटम। नाउ श्रोडिंगर की भी फोटो बनी हुई, जहाँ हीजनबर्ग की बनी है, देखो श्रोडिंगर की भी बनी हुई है, ये श्रोडिंगर की बनी है। ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के जनक कहे जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स के। तो इन्होंने इस तरीके से दिखाया। अब देखो, सो जस्ट श्रोडिंगर ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स में पीएचडी किया था, एंड मैक्स प्लैंक को सक्सीड किया एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। श्रोडिंगर लेफ्ट बर्लिन बिकॉज ऑफ, जर्मनी में बर्लिन है, इज अपोजिशन टू हिटलर एंड नाजी पॉलिसीज। तो श्रोडिंगर को छोड़ना पड़ा, जैसे आइंस्टीन को छोड़ना पड़ा था, तो श्रोडिंगर को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा, और ये ऑस्ट्रिया चले आए, बगल में ही ऑस्ट्रिया है। Schrodinger was forcibly removed from his professorship. He then moved to Dublin, Ireland. फिर अब ये चले गए इंग्लैंड, where he remained for 17 years. Schrodinger shared the Nobel Prize for Physics with P.A.M. Dirac. फर्मी डिरैक के साथ उन्होंने नोबेल प्राइज शेयर किया। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस, क्वांटम मैकेनिक्स लिखा है आपकी बुक में बोल्ड लेटर में, क्वांटम मैकेनिक्स को ही क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं या मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं।
So the branch of science that takes into account the dual nature of matter, the branch of science which takes into account the dual nature of matter, and consider that, क्या कंसीडर करती है, that within an atom for an electron everything is quantized, सभी चीज़ें, everything का क्या मतलब है, इसकी एनर्जी, इसका एंगुलर मोमेंटम MVR, अब पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी, इसका रेडियस, इसके अलावा इसकी स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सभी चीज़ें पैकेटाइज्ड हैं, ये इन्होंने बताया, सब चीज़ें पैकेटाइज्ड। सो स्पिन इज पैकेटाइज्ड, क्वांटाइज्ड भी बोल सकते हो, क्वांटाइज्ड। और जब सभी चीज़ें पैकेटाइज्ड हैं यानी डिस्क्रीट वैल्यू है। पैकेटाइज्ड का क्या मतलब है, एक वैल्यू के लगातार नहीं है, एक रेडियस के बाद अगला रेडियस 4 गुना बड़ा है, फिर अगला रेडियस 9 गुना बड़ा है, लगातार नहीं है। ऐसे ही वेलोसिटी में भी अलग अलग इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। MVR इज NH/2π, एक वैल्यू फिर उसकी डबल फिर ट्रिपल फिर 4 टाइम्स, इस तरीके से उसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी भी अपॉन n स्क्वायर के टर्म्स में आती है, तो एनर्जी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, 13.6 है, फिर 3.4 है माइनस में, फिर -1.54 है, ऐसे अलग अलग वैल्यू है। तो इस वजह से इस फिज़िक्स का अलग नाम दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन के स्तर पर चीज़ें लगातार नहीं होती, चीज़ें वहाँ पॉसिबल नहीं है लगातार होना। ऐसा जैसे हम लोग यहाँ सोचते हैं कि एक बॉल चल रही है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी तो मोमेंटम लगातार बढ़ता जाएगा, ऐसा सोचते हैं कि नहीं? कि किसी ने बॉल फेंकी तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो MV बढ़ेगी तो उसका मोमेंटम लगातार बढ़ता चला जाएगा, बोलो ऐसा सोचते हैं? लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्तर पर ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि लगातार उसका लीनियर मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा, या तो ये होगा उसके बाद ये होगा, नहीं तो ये होगा। वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता, वहाँ पर उसका वेव नेचर भी रिफ्लेक्ट होता है जो कि सिग्निफिकेंट हो जाता है। बोलो, जब कोई चीज़ लगातार है ही नहीं उस स्तर पर तो क्यों ना उसे क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाए। सो एट लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन थिंग्स आर नॉट कंटिन्यूअस, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो लगातार नहीं है, इसीलिए तो उसे पैकेटाइज्ड मैकेनिक्स कहा गया। सो एट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि जहाँ 2 वेव्स के बाद 3 वेव्स बनेगी वही थर्ड ऑर्बिट बनेगी, और जहाँ 3 के बाद 4th बनेगी वही 4th ऑर्बिट बनेगी। सो लेवल ऑफ एट द लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज does not occur in continuous manner, but have discrete value that is packetized। अगर चाहो तो 1 किलो चीनी ले लो, फिर आधी किलो चीनी ले लो, और तुम चाहो कि नहीं हम तो 600 ग्राम लेंगे तो दुकान से वापस कर दिए जाओगे, कहेगा हमारे यहाँ 1 किलो आधे किलो का पैकेट है, हम 600 ग्राम कहाँ से दें। सब चीज़ें पैकेटाइज्ड रखी हैं वहाँ पे, 600 ग्राम कोई तोड़ने वाला ही नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स।
it is applicable on particles of size, वैसे कहने की बात है कि साइज लेस देन 10 to the power -6 मीटर, इससे फार लेसर है इलेक्ट्रॉन का साइज तो, एंड स्पीड मोर देन 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो खैर इलेक्ट्रॉन की होती है स्पीड, हाइड्रोजन में होती है और आगे तो बढ़ती ही जाएगी। सो इट केम इनटू लाइट आफ्टर 1890 and it is in contrast to Newtonian physics. It came into light after 1890, ठीक है, and it can equally be applied on macroscopic particle perfectly। यानी जो क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन की है उसको आप माइक्रोस्कोपिक पे नहीं लगा सकते, ये कंप्लीट फिजिक्स है। इसको चाहो तो उन पे लगा सकते हो बड़े पार्टिकल पर, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स को नहीं लगा सकते। समझ में आई बात कि नहीं? क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, जो भी प्रोजेक्टेड बाय न्यूटन था, बाय न्यूटन, कैन नॉट बी अप्लाइड on high speed microscopic particle। On other hand, quantum physics can be applied on all domain of particles, either microscopic or macroscopic। तो क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई आपको क्या चीज होती है? इट इज डेवलप्ड बाय, इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड बाय हीजनबर्ग एंड श्रोडिंगर। इट इज, सबसे लास्ट लाइन पढ़ो, इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड बाय हीजनबर्ग एंड श्रोडिंगर इंडिपेंडेंटली। अलग अलग दोनों ने किया लेकिन एक ही चीज नतीजे पे पहुंचे, श्रोडिंगर, ये है, ठीक है। अब देखो, तो ये एग्रीमेंट पे चलती है, वेव नेचर को लेके चलती है, ये हमने देख ही लिया है। सो ये was developed by Schrodinger and it won him Nobel Prize in Physics 1933 में, अगले पेज पे आ जाइए, इनको नोबेल प्राइज मिला। This equations which incorporates wave particle duality of matter as proposed by de Broglie, तो इन सब चीज को ये लेके चलती है। अब देखो, important features of quantum mechanical model of atom। एक ग्रीन कलर का कॉलम बना है मार्जिन, उसी में पढ़ो, लिखा है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। दिखा?
Quantum mechanical model of atom is a picture of a structure of atom which which emerges from the application of the Schrodinger's equation. The following are the important features. क्या क्या इसके important features हैं? अच्छा, ये किसने दिया? श्रोडिंजर ने दिया. श्रोडिंजर का कुछ और नाम है, एरविन श्रोडिंजर है क्या? एरविन श्रोडिंजर के द्वारा दिया गया है. ये बर्लिन में रहते थे, लेकिन ज्यूस थे इसलिए भगा दिए गए थे. उसने सब यहूदियों को मार डाला था, हिटलर ने. इनको भी भागना पड़ा. नाउ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड. बोलो सहमत हो? ऑफ इलेक्ट्रॉन in atom quantized, that is it can have only certain specific value. It can have only, ऐसा तो हम बोर मॉडल में भी देख चुके हैं, certain specific value. तो ये एक कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, अलग अलग जो शेल हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या स्टेशनरी एनर्जी लेवल हैं, उनके हिसाब से कुछ वैल्यू हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू न्यूक्लियस इन द एटम. व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू न्यूक्लियस इन द एटम, ये तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होगा. जब आज़ाद हो गया तब तो एनर्जी कुछ भी हो सकती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी जितनी वेलोसिटी दो, तब तो कंटिन्यूटी आ जाएगी ना. फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध है? उसको ज़्यादा एनर्जी दो, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा. बोलो. बाउंड टू एटम, बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम, बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम. तो ये पहली बात हो गई कि एनर्जी डिस्क्रीट है. दूसरी बात देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन लेवल इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टी. क्यों ऐसा है? क्योंकि जो पहली ऑर्बिट है वो एक वेव है, ये मतलब इस तरीके की वेव है, वो बस वेव है. और जो दूसरी ऑर्बिट है उसमें दो वेव बनेंगी, ये दो वेव हैं. और जो तीसरी ऑर्बिट बनाओगे उसमें कितनी वेव बनेंगी? 3 बना लो. 1 2 3 हो गई. टच नहीं करेगी कोई किसी को. तो इस तरीके से ये क्यों क्वांटाइज्ड हुआ? जहाँ उसकी वेव पूरी होगी वहीं नई ऑर्बिट शुरू होगी. तो द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, quantized electronic energy level is direct result of the wave-like property of wave-like property of electron and are allowed solutions of Schrodinger wave equation. और इन्होंने जो वेव इक्वेशन दी, वेव इक्वेशन हम आगे देखेंगे. So and are allowed solutions of वेव इक्वेशन है, क्योंकि मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो एनर्जी के लिए सबके लिए इक्वेशन देनी पड़ेगी कि नहीं? एनर्जी के लिए, मोमेंटम के लिए इनको कुछ इक्वेशन देनी पड़ेगी कि नहीं? और उसमें ऐसा भी नेचर आना चाहिए कि वेव भी है, तो वो अभी हम आगे देख लेंगे कि उस जो भी ये वेव लाइक प्रॉपर्टी उसको वो उसमें शामिल कर रहे हैं. ऑफ, जैसे आप बोहर का ही देख लो, बोहर ने क्या नहीं दिया था? एनर्जी के लिए की इक्वेशन नहीं दी
क्या उन्होंने रेडियस के लिए इक्वेशन नहीं दी, कि लैम्डा के लिए नहीं दी, कि एंगुलर मोमेंटम के लिए नहीं दी, कि वेलोसिटी के लिए नहीं दी? सभी के लिए दी थी कि नहीं? तो अब ये भी देंगे। जब क्वांटाइज्ड बोल रहे हैं तो सबके लिए इक्वेशन दें, तो वो हम आगे देखेंगे। वेव इक्वेशन वो इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। अब अगला देखो थर्ड पॉइंट कि ये जो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है ये किस वजह से है? इट इज़ ड्यू टू वेव लाइक प्रॉपर्टी। आप चाहें सो इस इतने पार्ट को स्किप भी कर दोगे तो टीचर मार्क्स नहीं काटता। ये लिख देना, ये जो आ रहा है इट इज़ ड्यू टू द वेव लाइक प्रॉपर्टी। बोलो समझ में आ गई बात? बोथ द exact position and exact velocity of electron and exact velocity of electron क्या दोनों डिटरमाइन की जा सकती हैं इन एन एटम? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये श्रोडिंगर ने बताया। इन्हें डिटरमाइन नहीं किया जा सकता साइमल्टेनियसली। ये तो मैंने समझा दिया ना आपको कि क्यों नहीं किया जा सकता। ऐसी वेव ही नहीं बनी जो दोनों को कर दे। ये हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। दोनों चीजें नहीं पता की। जैसे द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयरफॉर कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सर्कुलर होगा या ऐसा होगा, ऐसा कोई कुछ नहीं कह सकता है। डिटरमाइंड एक्यूरेटली, उसका पाथ नहीं पता है किया जा सकता। अब देखो एज यू शैल सी लेटर ऑन वन टॉक्स ओनली द प्रोबेबिलिटी। सिर्फ हम पता कर सकते हैं, ओनली वी कैन टेल कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, इतना हम कह सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा इस पर श्योर नहीं हो सकते आप, बस इतना कह सकते हो कि यहाँ संभावना है। ओनली यू कैन टेल या टॉक about probability of finding the electron at different points in an atom। जरा देखो कह रहे हैं कि सिर्फ ये पता कर सकते हो कि वो कहाँ कहाँ है। जैसे आपने क्या किया कि किसी भी एटम में आपने कुछ रेस डाली, गामा नहीं डालो, चलो अल्ट्रा वायलेट डाल लो, तो उससे क्या होगा, वो इधर उधर चला जाएगा, फिर 10⁻⁻8 सेकेंड बाद फिर लौट आएगा। ऐसा होगा कि नहीं भाई? ज़्यादा देर तो ऊपर की ऑर्बिट में नहीं रहेगा। तो किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ आपने डाला इलेक्ट्रॉन पे, हमें मालूम नहीं उसकी ऑर्बिट, तो उस यहाँ फोटो खींची, यहाँ पे देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, क्योंकि वो लौटेगा तो उसको तो आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसको तो धक्का दे दिया ना। बोलो। तो ऐसे ऐसे हमने देखा उसको, उसके ऊपर बहुत बार अल्ट्रा वायलेट रेस डाली, तो बार बार वो ऊपर जाता था, लौट आता था। तो हम ये देखना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किस रीजन में है। तो ऐसे हमने फोटो खींच ली कि किस रीजन में है। अच्छा, जहाँ 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए गए उस रीजन को हमने ऑर्बिटल कह दिया। जहाँ इलेक्ट्रॉन कितने पाए गए बताओ? 90% से ज़्यादा।
सो द रीजन, ये प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना उनके पाए जाने की, क्योंकि पाथ हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, हम ऐसी वेव डाल रहे हैं कि उससे वो अपनी जगह से हट जाता है, तो पाथ कैसे पता लगाओगे? तुम रनिंग करी, कोई धक्का दे दे तो क्या कोई पाथ पता लगा पाएगा? सो अब देखो सो इसलिए द रीजन, रीजन की बात की जाती है, पाथ नहीं, द रीजन where probability of finding electron is more than 90%, 90% से ज़्यादा, वैसे बाहर भी बना, ये देखो बाहर भी डॉट है एक दो, लेकिन 90% से ज़्यादा हो, इस कॉल्ड ऑर्बिटल कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इन एनी ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मोस्ट कैन लिव, किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पोजीशन पता लगाई, तो क्या पता लगाई होगी? यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक्स वाई जेड एक्सिस भी होगा कि नहीं? आपके घर में एक मक्खी घूम रही है तो एक्स वाई एक्सिस और फिर हाइट भी होगी, मक्खी जमीन से तो कुछ ऊंचाई पर घूम रही होगी कि नहीं? तो इसलिए एक्स वाई जेड होगा कि नहीं? बोलो। मान लो जैसे कि ये ऐसे है तो ये है, अब इस तरीके से मक्खी घूम रही है तो x निकाला, y निकाला और z भी निकलेगा कि नहीं? हाइट, तो x y z चाहिए, तो इसलिए हमने जगह जगह पोजीशन डाली, x y z, और ना जाने मिलियंस डाल दिए, और मिलियंस डालने के बाद फिर हमने उन सारे डेटा को, इसकी जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जितने भी मिले उनको हमने मशीन में डाल दिया, और हमने पता इससे पूछा कि अब मशीन है, ये एक कंप्यूटर है, कि ज़रा बताओ तो वो कैसा कैसा फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन कैसा कैसा वेव बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में श्रोडिंजर की एक इक्वेशन निकल कर आई, तो मशीन ने किया, ये सब मैथमेटिशियंस इन सब का काम नहीं है, मशीन में कोऑर्डिनेट डालो, वो बता देगा कि किस किस रीजन में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आ गया तो किस किस रीजन में है, क्या क्या उसकी ऑर्बिटल है, ये सारी चीज़ें बता देगा। नाउ अब देखो कि नाउ let us see कि श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन क्या है। जब इन्होंने मशीन में डाला फंक्शन तो आप समझती हो ना, मशीन होता है। सो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, Here is SV creation. जस्ट होल्ड, चलिए तो नाउ let us see which kind of equation it came out. इस तरीके की कुछ वेव इक्वेशन निकल के आई। अब जरा देखो, एक वेव इक्वेशन निकल के आई, तो वो वेव इक्वेशन हम देखेंगे कि क्या है। सो इट हैज़ गिवन श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, अभी और थोड़ी देर बाद देखेंगे श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, और हमने ऊपर से क्या डाला? क्या एक्स वाई जेड डाले थे? उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स मिले वो सब डाले थे क्या? Yes, sir. अच्छा, तो अब फोर्थ पॉइंट पे सीधे आ जाओ। कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटॉमिक ऑर्बिटल जो आई है कि किस रीजन में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उस रीजन कोई तो ऑर्बिटल कहाँ है, उसे क्या कहा बताओ?
the three-dimensional region where the probability of finding electron is more than 90% is called orbital. इतनी बात समझ में आई कि नहीं? The three-dimensional, ये कोई प्लेनर पाथ है कि थ्री डायमेंशनल है? ये स्फीयर है ना? Yes, sir. Where probability of finding electron is more than 90% is called atomic orbital. उसे atomic orbital कहा गया, and it is the wave function for an electron. It is the, ये बता रहा हूँ वेव फंक्शन क्या है, for an electron in an atom. जरा चेक करें इसका मतलब क्या है कि मान लो ये है, अगर कोई भी चीज़ किसी का ट्रैक है या ट्रेजेक्ट्री है, तो अभी जैसे मान लीजिए कि मुझे कहीं पर ये पता करना है कि एक टाइम है और ये x है, तो x इसका बदल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी और कहीं चला जाएगा, तो ये चीज़ डेल्टा x कहलाई और ये क्या कहलाई? डेल्टा t कहलाई कि नहीं? क्या कहलाएगी ये? क्योंकि t में अंतर, ये नीचे वाला क्या कहलाए बताओ? Delta T. और अगर मैं इनसे होकर इसका एक स्लोप बनाऊं, ये स्लोप बन गया कि नहीं? ये बहुत छोटा लिया जाए, तो अगर बहुत छोटा और बहुत छोटा लिया जाएगा तो क्या होगा बताओ? इसी में इतना छोटा और इतना छोटा ले लो कि ये बिल्कुल डेल्टा x और डेल्टा t बहुत छोटे हो जाएंगे, तो इसको फिर ऐसे बोला जाएगा, यानी इतना छोटा कि डेल्टा t टेंड्स टू 0, इतना छोटा हो जाए कि क्या हो जाए बताइए? तो क्या ये एक ही पॉइंट पे टेंजेंट नहीं हो जाएगा? Yes, sir. टेंजेंट एट ए पॉइंट, या इसे स्लोप नहीं कहेंगे? Yes, sir. तो वो जो यहाँ स्लोप होगा क्या वो यहाँ भी होगा? जो इस जगह होगा, देख लो और पास से दिखा रहे हैं, एक बहुत छोटा सा रीजन है, तो वहाँ जो Yes, sir. तो वो जो स्लोप होगा वो वही वहाँ भी होगा कि नहीं नीचे? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो चीज़ है ये इसमें वेरिएशन है। अब जरा देखो कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि कभी ये जैसे एक xt ग्राफ है, अब मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लिया, दो कर लिए। अच्छा, इसका एंगल मान लो 30 डिग्री और इसका कितना है 45 डिग्री, तो xt ग्राफ के स्लोप को क्या वेलोसिटी बोलोगी? Yes, sir. स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज वेलोसिटी। तो ये जो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हुई? यहाँ पर हमने एक टेंजेंट बनाया था कि नहीं, ये पॉइंट पे, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हुई? क्या tan 30 हो गई? Yes, sir. और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हुई? क्या tan 45 हो गई? Yes, sir. तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई? tan 45। तो क्या यहाँ पर वेलोसिटी 1 हो गई? और यहाँ पर वेलोसिटी 1/√3 हो गई, यानी 1/1.732। ठीक है, ये 0.6 हुई, दो वेलोसिटी आ गई कि नहीं? तो अब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जरा वेलोसिटी निकालो, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर हम वेलोसिटी निकालें, पहले ही हमने कह दिया था कि डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी, यही तो वेलोसिटी है। बोलो। और अब मैं एक और काम करने जा रहा हूं कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो क्या एक्सीलरेशन हो जाएगा?
दो वेलोसिटी है हमारे पास, यानी मैं ये कहने जा रहा हूँ कि v2 माइनस v1 और अपॉन t2 माइनस t1, तो v2 क्या है, 1045 है क्या बाद वाले टाइम पे, तो और माइनस 1030 और अपॉन मान लो ये 2 सेकंड पर था और ये 1 सेकंड पे, तो 1 माइनस 0.6 अपॉन 2 आ गया कि नहीं आ गया, 1 बोलो, तो क्या ये 0.4/1 आ गया और ये पॉजिटिव आ गया। तो वैसे भी जब फिगर ऊपर की ओर मूव किए हुए हो तो क्या एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मैं ये कह रहा हूं जो एक्सीलरेशन है दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इतनी तो बात समझ में आ गई आपको ना। अच्छा अब देखो एक मिनट, जिसे आप एक्सीलरेशन कह रही हो क्या वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, जहां पर टी बहुत छोटा है। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है कि इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन इट इज कॉल्ड डेल्टा टी, मतलब बहुत ज्यादा अंतर ना हो, बिल्कुल ये दोनों पॉइंट आस पास हो। समझ में आ गई बात की नहीं। तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली जा सकती है। भाई हमने यहाँ पे किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली है कि नहीं, क्या किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जो निकाली जाएगी क्या वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। किसी समय जब आपका स्पीडोमीटर स्कूटी में हो उसकी फोटो खींच ली जाए तो क्या वो उस समय की वेलोसिटी है, 7:13 की वेलोसिटी है। आपने किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचा तो उस पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। तो ये एक तरीके की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। क्या थी बताइए। और उसका यानी इसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसे क्या पढ़ा जाएगा, नाउ इट इज कॉल्ड, क्या नाम बोला जाएगा बताओ वेलोसिटी को। डिफरेंशियल का मतलब किसी जगह पर बिल्कुल उसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो फिजिक्स में और मैथ्स में सब जगह डिसिमिनेट होने वाली है, इसलिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इसको कहते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी एक्स में कितना चेंज होगा टी में चेंज होने से। तो क्या पढ़ा गया इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, या इसे पढ़ेंगे डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज है इसको ये भी कहा जा सकता है dx बाई dt। क्या बोला जा सकता है, जबकि कब बोला जा सकता है कि यहां पर ये डेल्टा टी भी और छोटा होता चला जाए, बिल्कुल पास पास हो जाए। यानी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब होगी, जबकि ये जो डेल्टा टी है ये खुद कितना होता चला जाए, बहुत ज़्यादा गैप ना हो। ये ना हो कि 7 बजे इस स्पीड से चल रहा था और रात के 9 बजे इस स्पीड से, तब तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। 7 बजे इस स्पीड से चल रहा था और 7:01 नैनो सेकंड में इस स्पीड से चल रहा था, बस इतना टॉलरेंस है, इससे ज़्यादा नहीं। समझ में आई बात। जो टाइम का डिफरेंस है वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, तब भी आपको वेलोसिटी मिली जाएगी। आपको तो अपने स्पीडोमीटर की फोटो खींचनी है, बोलो कैमरे का शटर ऑन हो बस फोटो खींच लो, वही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है स्कूटी की। अच्छा, ये तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं तो क्या ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव, मान लो वीटी ग्राफ खींचो आप और वीटी ग्राफ में भी ऐसे आ जाओ और फिर किसी पॉइंट पे फिर से ऐसे कर लो, तो फिर क्या करो, क्या ये बहुत छोटी सी चीज डीवी कहलाएगी और ये dt कहलाएगी जहां टाइम टेंड्स टू 0 है, बोलो। तो ये क्या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा।
एक्सीलरेशन हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगी? इंस्टेंट। सही बता रही हो। अच्छा एक बात और बता दो, जब इतना आपने बता दिया है, क्या मैं इसे डी बाई डी टी ऑफ वी ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे डी बाई डी टी और v की जगह फिर से dx बाई डी टी लिख सकता हूँ, क्योंकि v dx बाई डी टी है। क्या मैं इसे डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर लिख के x लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ? इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ x पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार डिफ्रेंशिएट किया और एक बार और किया। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालोगी तो क्या एक्सीलरेशन नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time is called acceleration। अब हमें कुछ चीजें पता चल चुकी हैं कि कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आएगा। अब जरा हम आगे की बात करें तो ये देखो श्रोडिंगर की इक्वेशन। क्या इन्होंने पहले हीजनबर्ग का जो नियम था उसका पालन किया? हीजनबर्ग का तो ले ही रहे हैं। देखो हीजनबर्ग की सबसे ऊपर वाली प्रिंसिपल वो ले ली। उसके नीचे देखो इन्होंने बोला कि प्रोबेबिलिटी कैसे बदलती है। साई का मतलब क्या है? दैट इज ऑर्बिटल का वो रीजन जहां पर किसी के पाए जाने की संभावना 90% से ऊपर हो। तो पहले x रखा कि अगर मैं x रखूं तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। x डाला तो x के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी आ गई, y डाला, x y z सब डाला, तो उन सब की जो प्रोबेबिलिटी का सम था, डबल डेरिवेटिव निकाला ना सबका, और साथ ही साथ इसका भी आउटकम, ये जो h बाई 4 पाई है और इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर है m की वैल्यू यहाँ डाल दी, फिर डेल्टा x डेल्टा v के ही ये सब आउटकम है। यानी आप ये देख लें कि किस तरीके से इन्होंने कर दिया कि दैट इज इक्वल्स टू पलट के लिख दिया है। मतलब आपको मैं बता दूं इस तरीके से ये श्रोडिंजर्स इक्वेशन है। तो अब जरा देखें कि यहां पर श्रोडिंजर्स इक्वेशन क्या है? श्रोडिंजर इक्वेशन इज, पहले तो एक डेल्टा x डेल्टा p है एंड इट इज h बाई 4 पाई है। ओके, और फिर इसी में कर दो डेल्टा x इंटू डेल्टा v, दैट इज h अपॉन 4 पाई m हो गया। ओके, नाउ इसी को डेल्टा x और डेल्टा x बाई डेल्टा t करो तो क्या हो जाएगा? h बाई 4 पाई m हो जाएगा। तो इन्हीं में अगर मैं इसी को पलट दूं और फिर कई तरीके से करूं तो यहाँ पर देखने इसका आगे चलकर हमें पता चलेगा, बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस। वी आर कंसर्न दैट कि जो डी स्क्वायर साई उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आई, इसको कहते हैं साई। ना कोई आपसे पूछने जा रहा है, बट एक इक्वेशन है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बीएससी पार्ट 3 में है, इसका डिडक्शन 4-5 पन्ने का है। अभी आपको कैलकुलस की इसके लिए रिगरस जानकारी चाहिए, इसलिए मैं इसके अंदर अभी नहीं जा रहा हूँ। बाद में कभी 11th के लास्ट में जब कैलकुलस पढ़ लोगी तब मैं जाऊँगा, अभी ज़रूरत नहीं है, ना कोई पूछेगा आपसे। और प्लस 8 पाई स्क्वायर, इस इक्वेशन के बारे में भी कोई नहीं पूछेगा। तो एच स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। इस चीज़ को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो ये श्रोडिंजर की इक्वेशन है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया। नाउ तो इट इज इक्वेशन ऑफ श्रोडिंजर वेयर प्रोबेबिलिटी इज फाउंड विद रिस्पेक्ट टू 3 रेफरेंस एक्सिस।
एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। इससे ऑर्बिटल रीजन का पता चलता है। बाय दिस इक्वेशन probability of orbital कि क्या ऑर्बिटल होगी, that is region of 90% where electron is available for 90%. probability of finding electron can be determined, और उसे ऑर्बिटल कहेंगे। probability of finding electron can be determined, it is psi, इसको psi कहेंगे। जो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में निकाल ली, मशीन में डाली और मशीन ने दे दिया, बस समझ लो डबल डेरिवेटिव के टर्म्स में है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और बस वो ये बताता है कि एक्स वाई जेड में प्रोबेबिलिटी का कौन सा रीजन है। यू शुड नॉट गो विद इन दिस, इसके अंतर्गत जाना नहीं है, ना इसकी वो है ज़रूरत है। बात समझ में आ गई आपको कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जरा आगे देखिए कि इसी चीज़ को यहाँ पर आगे क्या कर दिया गया कि प्रोबेबिलिटी के टर्म को और सिंप्लीफाई किया गया कि इन्हीं सब टर्म्स को और इन सब टर्म्स को इसको देखा जाए तो ये 0 कर दिया गया, और इसी में आपको क्या कर दिया गया 8 पाई स्क्वायर माइनस दिस। इतनी टर्म को इन्होंने क्या कहा, दैट इज साई कॉमन ले लिया, सब में से साई बाहर आ सकता है कि नहीं, और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर, और बाहर ही आ गया ये साई, और उधर क्या चला गया 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर, वो भी निगेटिव, और इसको इन्होंने क्या कह दिया एच माइनस ई साई। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप बस एक बार देख लें, जो बुक में लिखा है बस उसी को थोड़ा सा बड़ा करके बता दिया। आपके पेज नंबर 50 में हैमिल्टन ऑपरेटर दिया है, ये कंप्यूटर ने बस इसको सिंप्लीफाई करके बता दिया। पेज नंबर 50 में देखो ऊपर ऐसी कोई क्वेश्चन दी है, तो ये एच साई इज इक्वल टू ई साई, तो आप देख लें इक्वेशन यही है। ई साई इन्होंने कह दिया, बट ये चीज़ है, फार्मूला उन्होंने भी ऐसे ही लिख दिया है, बट एच साई माइनस ई साई इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर, जो हमने आपको बता दिया कि इस वैल्यू को क्या कह दिया गया, इस वैल्यू को कह दिया गया एच क्या है, यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर सिस्टम है जो कंप्यूटर से निकल के आया है। तो किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपका कैलकुलेटर कुछ न कुछ एनालॉग लगाता है कि नहीं, तभी तो वैल्यू लेता है, वैल्यू दे देता है। तो ये चीज़ क्या, ये एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, और ये क्या है हैमिल्टन ऑपरेटर, जिस कंप्यूटर को उन्होंने यूज़ किया, तो उसने इन सब एक्स वाई डालो वो पोजीशन दे देगा, आप उसमें 10 एक्स वाई डाल दो वो रीजन दे देगा कि ये रीजन आपका ऑर्बिटल है। बस इतनी सी बात है, समझ में आ गई बात। तो ये हैमिल्टन ऑपरेटर है और ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। अगर कोई सरलता से पूछे तो सबसे सरल यही है, कुछ भी आप लिख सकती हैं, ये भी लिख सकती हैं, ये भी लिख सकती हैं, दीज आर करेक्ट, बट लेकिन कोई आपसे पूछेगा नहीं कि व्हाट इज दिस। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय साई। लेकिन साई है क्या कि अगर एक वेव बन रही है तो उसका पॉजिटिव भी जाएगा और निगेटिव भी जाएगा। तो अगर एक वेव है तो वेव कैसी जाएगी बताओ, ऐसे ऐसे जाएगी कि नहीं, उसके एक्स वाई जेड पॉजिटिव भी होंगे और क्या होंगे निगेटिव भी होंगे। सो साई एक वेव फंक्शन है, साई वेव फंक्शन है जो कि इसके एक्स वाई और जेड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो साई इज ऑर्बिटल वेव फंक्शन, अभी भी 4th पॉइंट चल रहा है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन which tells us वेव पैटर्न, क्योंकि ये सब लोग डी ब्रॉगली के हिसाब से चलते हैं तो वेव पैटर्न हुआ। तो ये वेव फंक्शन है जो कि वेव पैटर्न हमें बताएगा। अब 5th पॉइंट पे आ जाओ। फिर प्रोबेबिलिटी क्या है, इन्होंने कहा
इट इज, मॉड लगा दो। क्यों मॉड लगा दो? और स्क्वायर, क्योंकि अगर हम मॉड नहीं लगाएंगे तो प्लस एक्स क्या माइनस एक्स से कट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस एक्स आएगा +2 और +3, तो इसके अपोजिट में कहीं पर -2 और -3 भी आ जाएगा तो सब कट जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी तो 0 हो जाएगी। तो मॉडुलस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ वो पाया जाता है किसी सेंट्रल रीजन के अराउंड में, सेंटर को ओरिजिन माना गया है, तो उसके चारों तरफ की जितनी भी वैल्यू आएगी उन सबका क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस। और साथ में स्क्वायर कर दो। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कॉल्ड, यानी जो आपका वेव फंक्शन है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिट पाने के लिए एक वेव है, उस ऑर्बिटल वेव फंक्शन को कहते हैं, और उसका स्क्वायर करने को मॉड ऑफ साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम, एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम, तो कभी भी जैसे इलेक्ट्रॉन के पाने की ये संभावना है तो ये है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है तो इस रीजन को ये घेर लेगा, कहेगा यहीं यहीं है, ये पाया जाएगा। सो इट इज कॉल्ड probability density. It is possible to predict the region where electron will most probably be found. ये पता किया जा सकता है कि 90% टाइम वो कहाँ बिताता है। It is possible to predict the region, ठीक है, around nucleus where electron will most probably be found, will most probably be found। तो ये श्रोडिंगर का वेव मॉडल है। इसके आगे और आपको साई और इन सब के बारे में पता चलेगी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अभी हमने आपको बताया, इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना कभी आज तक पूछा गया है। इन 5 पॉइंट्स में एक भी नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी जितना आपको समझ में आता है या जितना मैंने समझाया है अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आपके लिए फायदा ही रहेगा। बोलो, समझ में आ गई बात? थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया है ना। इसमें से कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब आगे का जो आ रहा है उसमें से पूछा जाएगा, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, वहाँ से आपकी थ्योरी शुरू होगी। तो इतना भी है, फिर भी जो भी समझ में आ जाए समझ लेना, ना समझ में आए तो छोड़ देना, बस यही कह सकते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू।